आप सभी का हमारे चैनल राजवीर यादव फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। हम राजस्थान बोर्ड के 2012 के भौतिक विज्ञान के पेपर की बात कर रहे थे। उसमें हम 27 क्वेश्चन पिछले वीडियो तक पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं 28वां क्वेश्चन कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए और विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्षीय बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। क्लियर? अथवा वान डे ग्राफ जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं इसकी रचना, सिद्धांत, कार्यविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और ये सवाल आया है 1 + 2 + 1 = 4 नंबर का, अर्थात ये निबंधात्मक क्वेश्चन है और सबसे बड़ा क्वेश्चन है पेपर का। तो कुल मिला के बात यह है कि 28वां, 29वां, 30वां ये 3 क्वेश्चन 4-4 नंबर के आते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और उनको आप अगर आप सोल्व करके आते हो तो 12 नंबर के क्वेश्चन इन 3 में बनते हैं। इसके अथवा में जो वान डे ग्राफ जनित्र का बात कर रहा है, ये वान डे ग्राफ जनित्र वर्तमान जो 2020 का जो सिलेबस है राजस्थान में उसमें सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो 2021 में जो NCERT सिलेबस यहाँ लगने वाला है उसमें ये वान डे ग्राफ जनित्र दिया हुआ है और वहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अगले साल 2021 के लिए ये क्वेश्चन काम का है, इसलिए मैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन को भी पढ़ाऊँगा। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं विद्युत फ्लक्स की बात। तो देखिएगा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा की बात ये हमसे करना चाह रहा था। यहाँ पर भी मैंने R लिख रखा है, इसका मतलब ये रिपीट है, अर्थात एग्जाम में पूछा हुआ है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E तथा अल्पांश के क्षेत्रफल dA वेक्टर के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स d फाई कहते हैं। देखो, आपको ये याद रखना है कि d फाई बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर होता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और अल्पांश के क्षेत्रफल dA वेक्टर के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स d फाई कहते हैं। संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसका समाकलन करें तो इसके समाकलन का चिन्ह यहाँ लगा दिया, इसके समाकलन का चिन्ह इधर लगा दिया। यहाँ पर ये गोला लगा रखा है, इसका मतलब होता है बंद पृष्ठ और S का मतलब होता है पृष्ठीय समाकलन का, है ना। ये पृष्ठीय समाकलन की बात ये हमसे करना चाह रहा है। तो पृष्ठीय समाकलन और E डॉट डी फाई का समाकलन फाई होता है, तो फाई बराबर हो गया समाकलन S E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। क्लियर? ये बात होगी विद्युत फ्लक्स की परिभाषा की जो हमारे 1 नंबर की आती है। अब मैं बात करता हूँ अगले टॉपिक की, और वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या होती है इसको समझिए आप। मान लीजिएगा ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहाँ प्लस का Q, यहाँ पर माइनस का Q, 2 आवेश हैं, ये इसका बीच का बिंदु O है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल d है। हमें इस द्विध्रुव के कारण, अब ये जो द्विध्रुव है, हमें इस द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो इसके लिए मैंने माना कि इसका मध्य बिंदु O से R दूरी पर ये कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। A पॉइंट के कारण इस बिंदु P पर ये EA वेक्टर क्या रहेगा? विद्युत क्षेत्र रहेगा। B पॉइंट पर ये EB वेक्टर विद्युत क्षेत्र रहेगा। क्लियर? और जहाँ पर ये हमें फाइंड आउट करना है, देखो, माना एक विद्युत द्विध्रुव कैपिटल AB है, ये कैपिटल AB, ये A है, ये B है, जिसकी लंबाई स्मॉल d है। इसकी लंबाई कितनी है? स्मॉल d है। क्लियर? इसका मध्य बिंदु O है, ये मध्य बिंदु इसका O है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जो द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर उपस्थित है। क्लियर? ये द्विध्रुव की अक्षीय रेखा है, तो इस अक्षीय रेखा पर ये बिंदु P उपस्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो आगे ध्यान से, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी EA बराबर KQ/R² होता है।
के की जगह के, क्यू की जगह क्यू और आर की जगह यहाँ लिख दिया आर माइनस का डी बटा 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये बराबर के क्यू बटे आर माइनस डी बटे 2। भाई डी बटे 2 क्यों आया, देखो समझो इस बात को। ये ए पॉइंट कहाँ पर है भाई, ये एक पॉइंट रहा, ये पी पॉइंट रहा। अब चूंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आर है, तो ये दूरी कम हो गई है ना, कम हुई। तो चूंकि ये टोटल दूरी डी थी तो ये क्या होगी, कम वाली डी बटा 2। इसका मतलब आर में से अगर मैं डी बटे 2 इसको घटा दूंगा तो मुझे ये वाली दूरी मिल जाएगी। इसलिए ही यहाँ लिखा आर माइनस डी बटा 2 का होल स्क्वायर ई ए बराबर समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे समझो, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये माइनस का क्यू आवेश है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, अब इसमें आर तो यहाँ तक की थी पर ये एक्स्ट्रा हो गई और एक्स्ट्रा वाली डी बटा 2 कहलाती है। इसलिए ये हो जाएगी माइनस का के क्यू बटे आर प्लस डी बटा 2 का होल स्क्वायर। अब यह माइनस का चिन्ह क्यों आया, क्योंकि यहाँ माइनस के क्यू आवेश की बात मैं कर रहा हूँ। तो बिंदु P पर कुल तीव्रता होगी E बराबर ई ए प्लस ई बी, समीकरण नंबर थर्ड। अब क्या किया हमने, समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर E बराबर हो गया के क्यू बटे आर माइनस डी बटा 2 का स्क्वायर माइनस के क्यू बटे आर प्लस डी बटा 2 का स्क्वायर। के क्यू कॉमन ले लिया और ये हो गया 1 बटा आर माइनस डी बटा 2 का स्क्वायर माइनस 1 बटा आर प्लस डी बटा 2 का स्क्वायर। ई बराबर के क्यू आर माइनस डी बटा 2 का स्क्वायर और आर प्लस डी बटा 2 का स्क्वायर, अर्थात इन दोनों का मल्टीप्लाई मैं यहाँ लघुत्तम ले रहा हूँ। ऐसी पोजीशन में ये संख्या यहाँ आनी चाहिए, अर्थात आर प्लस डी बटा 2 का स्क्वायर, ये संख्या यहाँ जानी चाहिए आर माइनस डी बटा 2 का स्क्वायर। अब इसके कोष्टक को खोल लो, आर प्लस डी बटा 2 के होल स्क्वायर को खोलो तो हो गया आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटे 4 प्लस आर टी। ऐसे इसके कोष्टक को खोलो, साथ में माइनस का चिन्ह भी बाहर से है वो भी अंदर जाएगा, तो ये स्टेप तैयार होगी। ये ए माइनस का बी और ए प्लस का बी है जो वास्तव में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहलाएगा, अर्थात ये आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 4 कहलाएगा और ये होल स्क्वायर है। ये ई बराबर के क्यू 2 आर डी, भाई देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, डी स्क्वायर बटे 4 से डी स्क्वायर बटे 4 कट गया और ये आर डी क्या हो गया 2 आर डी बटे आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे 4 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब चूंकि आर ग्रेटर देन डी, तब डी स्क्वायर बटे 4 को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। मान लो नगण्य, तो ई बराबर के क्यू और यहाँ पर हो गया 2 आर डी। भाई डी स्क्वायर बटे 4 को जब हम नगण्य मान रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दिया तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर जो बन गया आर की पावर 4। अब आर से आर कट जाएगा तो बच गया के क्यू गुणा 2d बटे आर की पावर 3, जो कि p बराबर क्यू डी होता है, रख लो यहाँ पर। तो e बराबर हो गया 2kp अपॉन आर की पावर 3। सदिश रूप में e वेक्टर बराबर हो गया 2kp अपॉन आर की पावर 3। ये क्या है, समीकरण नंबर 5। और समीकरण 4 व 5 विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। ये टॉपिक इस प्रकार से हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला टॉपिक देखो इसका अथवा वाला। अथवा है वान डे ग्राफ जनित्र, वर्तमान सिलेबस में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी सिलेबस में है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है समझे ध्यान से। इसके भी साथ में आर लगा रखा है, अर्थात ये भी रिपीट है और फिर कभी न कभी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें ये होता क्या समझने में बात हो, S1 है, ये S2 है, 2 है। ये 2 लोहे के खंभे होते हैं जो बहुत ऊंचे होते हैं, या इनकी ऊंचाई कई मीटर होती है, यूँ कह दो 2, 4, 10, 5 मीटर ऊंचे होते हैं। यहाँ पर ये एक गोलीय आकार का खोल होता है, क्लियर, गोलीय कोष होता है, ये खोखला गोला होता है जो किसी मेटल का बना होता है। इसके अंदर ये एक पुली होती है, ये दूसरी पुली होती है। पुली मतलब जो पुली आती है ना इंजन पे, कुएं पर आपने देखी हो कभी, पुली होती है उसके ऊपर पट्टा चढ़ा रहता है, तो ये वही पुली है, ये वही पट्टा है। ये पुली और पट्टा है, इस पर ये पट्टा इस प्रकार से तीर के निशान के हिसाब से घूमता रहता है और ये चलता रहता है। ये dt
ये जो dt है ये एक विसर्जन नलिका है, इस विसर्जन नलिका से आवेश प्राप्त होते हैं। क्लियर। और ये यहाँ ये गोलीय कोश C है, ये गोलीय कोश का C2 हिस्सा है, इस पर ये जो आपको E आकार का दिख रहा है ये कंगा लगा है यहाँ C2 पॉइंट पर, यहाँ C1 पॉइंट पर भी ये कंगा है और ये हाई टेंशन लाइट से जुड़ा हुआ है। क्लियर। इसकी सहायता से इस पर मतलब कि आवेशों की फुहार की जाती है इस पट्टे के ऊपर। ये पूरी व्यवस्था किसी लोहे के आवरण में बंद होती है ताकि बाह्य व्यवस्था की वजह से, बाह्य वातावरण की वजह से ये प्रभावित नहीं हो। ये C क्या है भाई, ये C तो है गोलीय कोश। C1 C2 क्या है, ये C1 है, ये C2 है, धातु के कंगे हैं। P1 P2 क्या है, ये P1 P2 है, धातु की पुली। S1 और S2 क्या है, ये दोनों खंबे हैं। dt क्या है, विसर्जन नलिका है। ये क्या है, धातु का बाह्य आवरण है जो बाहर दिख रहा है। और HT क्या है, उच्च विभव है, हाई टेंशन वोल्टेज। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है। वान डे ग्राफ जनित्र निम्न सिद्धांत पर आधारित है। पहला है, किसी चालक को आवेश देने पर संपूर्ण आवेश चालक की बाहरी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी चालक को आवेश दें तो आवेश देने पर सारा का सारा आवेश उस चालक की बाहरी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। ये बात हम पढ़ चुके थे दूसरे चैप्टर में, अगर आपको ध्यान हो तो समझ गए। सेकंड है कि किनारों एवं तीक्ष्ण बिंदुओं पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान अधिक होने से इनके निकट तीव्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसको समझ लो बस। सिग्मा बराबर क्या होता है, इधर देखो यहाँ बराबर, सिग्मा बराबर होता है बेटा Q/A। किनारे या तीक्ष्ण जो बिंदु होते हैं ना, जैसे मान लीजिए इस चित्र में मैं कंगे की वजह से, कंगा है, इस कंगे के लिए जो इसके तीक्ष्ण पॉइंट है वहां पर A का मान क्या है बेटा, कम है। और A का मान जब कम है तो सिग्मा का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा। सिग्मा का मान ज़्यादा हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र भी क्या रहेगा, ज़्यादा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र E बराबर σ/ε0 होता है। तो किनारे या तीक्ष्ण पॉइंट पर A कम होने से सिग्मा क्या होता है, ज़्यादा, और सिग्मा के ज़्यादा होने से वहाँ विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, ज़्यादा। ये बात यहाँ पर लिख रखी है कि किनारों एवं तीक्ष्ण बिंदुओं पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान अधिक होने से इनके निकट तीव्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर। आगे समझो बात को। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये तो कोई भारी जो भारी आवरण था, इसमें मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि ये वाला ये जो गोला है ना C, ये तो बाह्य गोला माना है, और अंदर वाला जो ये पुली है ये आंतरिक गोला माना है। इसको समझ लीजिए आप ध्यान से कि यहाँ पर ये जो बाह्य गोला था उसको तो मैं बड़े गोले द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिसकी रेडियस R है। अंदर जो पुली थी उसको मैं छोटे गोले द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिसकी त्रिज्या r है। बाहर जो गोला है उसके ऊपर प्लस का Q आवेश मान लिया, और अंदर जो गोला है उसका मान मैंने q मान लिया है। क्लियर। तो माना बाहरी गोले की त्रिज्या R तथा आवेश Q है। क्लियर। R त्रिज्या है, आवेश Q है। आंतरिक गोले की त्रिज्या r तथा आवेश q है। त्रिज्या r है, आवेश q है। तब बड़े गोले पर कुल विभव होगा। देखो जो बड़ा गोला है ना, इसके ऊपर यहाँ Q आवेश है, R त्रिज्या है, तो V बराबर रहेगा KQ/R। ये फॉर्मूला होता ही है। अब इस छोटे गोले पर भी आवेश है, इस आवेश की वजह से भी बड़े गोले पर क्या रहेगा, विभव रहेगा। तो KQ, K तो K आ गया, Q क्या है, इस छोटे गोले का चार्ज, और दूरी छोटे गोले की बड़े गोले से दूरी यहाँ भी R ही है, तो यहाँ भी बड़ा R ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखो ये बड़े गोले के लिए KQ आया, ये छोटे गोले के लिए KQ आया, लेकिन दोनों के लिए नीचे R बड़ा ही आएगा बड़े गोले के लिए। छोटे गोले पे बात कर लें। छोटे गोले पर Q है ना, r q है, तो खुद का तो रहेगा KQ/r, और बाहर का क्या रहेगा, K का K, यहाँ क्या रहेगा Q, तो Q और R, क्योंकि छोटे गोले की बाहर वाले गोले से दूरी तो R ही मानी जाएगी, तो यहाँ रहेगा R। या वैसे आप ध्यान रखो तो KQ/R तो बड़ा गोले का है, KQ/R छोटे गोले का है,
और के क्यू अपॉन कैपिटल आर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये दोनों में क्या है, अलग अलग आया है। क्लियर। लेकिन यहाँ बड़े गोले के लिए छोटे का आवेश आया, यहाँ छोटे गोले के लिए बड़े का आवेश आया, लेकिन दोनों में नीचे आ रहा है। इन गोलों के मध्य विभवांतर के लिए आप दोनों को आपस में घटा दीजिए, तो ये हो गया, ये कट जाएगा, तो वी स्मॉल आर और वी कैपिटल आर बराबर हो गया के क्यू 1/r माइनस 1/कैपिटल आर, समीकरण नंबर 3। अतः यदि छोटे गोले को आवेश Q दिया जाए तो बड़े गोले पर विभव का मान भी बढ़ता रहता है। इसका मतलब ये, आप छोटे गोले को आवेश का मान दोगे ना, तो ये विभवांतर का मान क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। इस प्रकार से बड़े गोले पर भी विभव का मान बढ़ता रहेगा। क्लियर। ये हम इस वान डे ग्राफ जनित्र के सिद्धांत की बात हमने कर ली। अब इसकी रचना की बात करते हैं। रचना को मैं समझा चुका था पहले भी। अब यहाँ पर एक बार समझ लीजिए आप कि वान डे ग्राफ जनित्र में एक बड़ा गोलीय कोश सी होता है। क्लियर। जिसकी त्रिज्या कुछ मीटर तक होती है। यह S1 व S2 दो खंभों के ऊपर टिका रहता है, बता दिया था मैंने। यह गोलीय कोश ही पृथ्वी से कई मीटर ऊपर स्थित होता है। इसमें दो पुली P1 व P2 होती है, जिन पर विद्युत रोधी पट्टा लगा रहता है। इस पट्टे को विद्युत मोटर द्वारा घुमाने की व्यवस्था रहती है। पट्टे के निकट धातु के दो कंघे C1 व C2 होते हैं। कंघे C1 को उच्च विभव स्रोत HT से जोड़ते हैं। कंघा C2 गोलीय कोश C की आंतरिक सतह से जुड़ा रहता है। इसमें एक विसर्जन नलिका DT लगी रहती है, जिससे परमाणविक कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन आदि उत्पन्न किए जाते हैं। पूरे उपकरण को स्टील के कक्ष में रखा जाता है, जिस पर उच्च दाब पर नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। ये सब क्या है, इसकी कार्यप्रणाली है। सॉरी, ये इसकी रचना थी, स्ट्रक्चर के बारे में थी। और अब बात करते हैं इसकी कार्यप्रणाली की। तो देखो आप कि सर्वप्रथम विसर्जन नलिका DT से उचित परमाणुीय कण प्राप्त करते हैं। जो भी कण हमें काम लेना है उसी कण को प्राप्त करते हैं। क्लियर। जैसे प्रोटॉन लेना है, अल्फा कण लेना है, जो भी है। कंघे C1 पर आवेश की प्रकृति के अनुसार उच्च विभव आरोपित करते हैं। कंघा C1 दिखा रखा है, थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखा दूंगा चित्र में। जैसे प्रोटॉन के लिए उच्च धन विभव कंघे C1 पर आरोपित करते हैं, जिससे कंघे C1 पर फुहार के रूप में आवेश पट्टे पर डाला जाता है। जब यह पट्टा घूमते हुए कंघे C2 के सम्मुख पहुंचता है तो कंघे C2 से होता हुआ यह आवेश गोलीय कोश C पर पहुंच जाता है। जब यह निरावेशित पट्टा C1 के सम्मुख आता है तो फिर आवेश ग्रहण कर लेता है। फिर यह आवेश कंघे C2 से होता हुआ गोलीय कोश C पर पहुंच जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यदि गोलीय कोश की त्रिज्या कैपिटल R है तो उसकी धारिता होगी C बराबर 4πε0 कैपिटल R, आपको पढ़ाया था। तब गोलीय कोश C पर V बराबर Q/C होता है, तो V बराबर ये हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे Q का मान बढ़ता है तो V का मान भी बढ़ता है। इस प्रकार Q का मान बढ़ने से गोलीय कोश पर विभव का मान भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार वान डे ग्राफ जनित्र के द्वारा उच्च विभव प्राप्त किया जा सकता है। जरा चित्र को देख लेते हैं। तो कार्यप्रणाली लिखते कैसे वो तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब इसमें समझना एक्चुअली क्या है कि ये DT से तो प्राप्त करते हैं। DT तो है विसर्जन नलिका, जिससे तो हम वो आयन प्राप्त करते हैं जो यहाँ काम लेने हैं। तो वो आयन किसी भी व्यवस्था के द्वारा यहाँ तक पहुँचते हैं और इस कंघे C1 पर आ जाते हैं। कंघे C1 का संबंध हाई टेंशन लाइट से होता है। इस वजह से जब ये आयन यहाँ पहुँचते हैं तो फुहार के रूप में इस पट्टे तक पहुँचते हैं और जिससे कि पट्टे के ऊपर आ जाते हैं। अब ये पट्टे से ये पट्टा चूँकि गति कर रहा है, लगातार पुली पट्टा चल रहे हैं, तो ये पट्टा जो आवेश ले रखा है वो गति करता हुआ इसके सम्मुख आ जाता है। जब ये इसके सम्मुख आ जाता है तो ये आवेश इस कंघे से होता हुआ इस गोलीय कोश C पर आ जाता है। तो जो आवेश यहाँ से दिया था वो आवेश कहाँ गया, इस गोलीय कोश C पर आ गया। अब ये पट्टा क्या हो गया, निरावेशित। फिर ये निरावेशित पट्टा वापस इस C1 के सम्मुख आता है। वापस C1 के सम्मुख आता है तो फिर ये वापस आवेश लेता है। फिर ये आवेश गति करता हुआ इसके सम्मुख जाता है, फिर यहाँ से होता हुआ फिर इस गोलीय कोश C पर फैल जाता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे गोलीय कोश C पर आवेश का मान बढ़ जाता है
और जितना आवेश का मान बढ़ता है उतना ही ज़्यादा यहाँ विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ये वान डे ग्राफ जनरेटर की बात हो गई। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।